नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजगढ़ से, जहां पर 300 साल पुराने शिव मंदिर को ढाने के बाद अब बीजेपी के निशाने पर राजस्थान सरकार आ गई है और इसी दौरान एक सख्त रुख अपनाया गया है और सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी केशव मीणा को निलंबित कर दिया है। तो वही नगर पालिका ईओ बनवारी लाल मीणा और नगर पालिका अध्यक्ष को भी इस दौरान निलंबित किया गया। दरअसल ये अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर पर ही बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद से बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। साथ ही बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचकर अपनी जांच रिपोर्ट भी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप चुका है। इसी के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और आपको बताते चलें कि ये कार्रवाई 17 अप्रैल को की गई थी। दरअसल मास्टर प्लान के कस्बे के गोल सर्किल के मेला का चौराहा पर बीच में एक बाधा बना हुआ था और इस दौरान बाधा बने दुकानों और मकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो इसी दौरान मंदिर को भी अतिक्रमण बताकर प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और उन्होंने मंदिर के गुंबज को तोड़ दिया। इसके बाद शिवलिंग को कटर की मदद से काटा गया। आपको बता दें कि यहाँ 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया है। तो वहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चौकसी में अब तेजी आ गई है। शांत सरहद कहे जाने वाले राजस्थान की पश्चिमी सरहद पार करके अब नापाक पाक तस्करों की निगाहों जो हैं वो निशाने पर आ चुका है राजस्थान। यहां पर पंजाब में हीरोइन का तंत्र फैलाने के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में अब धीरे धीरे हीरोइन तस्करी का गढ़ बनते जा रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की खुफिया एजेंसी भी इस पूरे मसले को लेकर न केवल पूरी तरह से चौकस है, बल्कि बाड़मेर पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सरहद पार से मिलने वाले इनपुट पर पैनी नजर रखे हुए हैं। और जनजाति से धर्मांतरित होकर ईसाई और मुसलमान बनने वाले लोगों के लिए संविधान में आरक्षण खत्म करने की मांग उठी है। आपको बता दें कि इसे लेकर प्रतापगढ़ में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आयोजित किए गए एक सम्मेलन में वक्ताओं ने सड़क से लेकर संसद तक संग्राम की बात कही। तो वहीं मंच की ओर से आर्टिकल 342 में संशोधन की मांग की गई और ये भी कहा गया कि बगवास फल सब्जी मंडी में जनजाति सुनिश्चित और सुरक्षा मंच की ओर से सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंच के प्रांत संयोजक ने कहा है कि जनजातीय वर्ग का जो आरक्षण है उस पर 60% कब्जा धर्मांतरित जनजातीय वर्ग का है, जो कि मुश्किल से 10% ही है और ऐसे लोगों के कारण जनजातीय समाज को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार को अपना धर्म परिवर्तन कर चुके ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब ये जनजाति की परंपराओं को भी नहीं मानते और उनकी संस्कृति से भी दूर हो चुके हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसे लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए। खबर उदयपुर से है, जहां पर कांग्रेस 13 मई से चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान आपको बता दें कि शिविर में 5 राज्यों में करारी हार के बाद आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसी बीच चर्चा ये भी तेज है कि राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री से पहले ही अब विरोध भी शुरू हो चुका है। बता दें कि सीएम ने अपनी दिल्ली दौरे पर कहा था कि प्रशांत किशोर एक कंसल्टेंट हैं जो अपनी सेवाएं कई पार्टी को दे चुके हैं। इस क्रम में तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा और जन अभियोग निराकरण राज्य मंत्री ने भी ट्वीट कर विरोध जताया। तो वहीं सुभाष गर्ग ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसी संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकते हैं, कोई सलाहकार और सेवा प्रदाता नहीं। साथ ही आगे ये भी कहा गया कि नेतृत्व का चाणक्य की जरूरत है, ना कि व्यापारी की। डॉक्टर गर्ग का ये ट्वीट कांग्रेस में चल रही प्रशांत किशोर विरोधी लहर को हवा देने का काम कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने दौसा में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद जलाकर उसकी हत्या करने की घटना पर आक्रोश जताया है। इस दौरान पुनिया ने कहा कि घटना हृदय विदारक और झंझोर कर रख देने वाली है। कहा यह भी गया कि दौसा की घटना से पहले अलवर के थाना गाजी और जयपुर के बस्सी में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिसने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कलंक लगाने का काम किया।
पुनिया बोले कि सरकार की आंख खोलने के लिए बीजेपी अलवर और आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। साथ ही सतीश पुनिया ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने दौसा मामले में तथ्य जुटाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में भेज दी है। ये कमेटी अब सरकार और पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और जिला जल और स्वच्छता मिशन की सोमवार को एक बैठक हुई है। इस बैठक में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई ये बैठक, जहां पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि जिले में 399 गांव की जल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से विभाग की तरफ से 318 जल योजनाओं के कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में 407 घरों को नल से जल पहुंचाया गया। साथ ही सरकार का लक्ष्य ये भी बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने आगे जानकारी दी कि ग्राम जल और स्वच्छता समिति के प्रशिक्षण के लिए 326 प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 326 गांव में जल और स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 8 गांव को जल और स्वच्छता समितियों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि सर्कल के अधीन सभी गांव पंचायतों में एफटीके के वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जा रहे हैं। और सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए सोमवार को प्रशासनिक सेवा के 239 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने सोमवार रात को इस संबंध में आदेश जारी किया। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अनुमंडल दंडाधिकारी को निलंबित भी कर दिया है। इनके साथ ही राजगढ़ नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष और नगर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी को भी निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका क्षेत्र में हाल ही में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान घरों और दुकानों और एक मंदिर को भी ढाने को लेकर विवाद हो गया था। तो वहीं विपक्षी बीजेपी एक समुदाय के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि कांग्रेस ने दावा किया है कि नगर पालिका में बीजेपी बोर्ड द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का निर्णय लिया गया था। अब आपको बता दें कि कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने और कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट देने को कहा गया है। तो हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कांग्रेस से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए थे और इस केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। बता दें कि ऐसी पहली बार हुआ है जब राज्य बोर्ड की परीक्षा के पेपर में एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े इतने सवाल पूछे गए हों। अब आपको ये भी बता दें कि हाल ही में बोर्ड की 12वीं की राजनीतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जिसमें राजनीतिक पार्टियों से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे। ये सवाल सीधे कांग्रेस से जुड़े थे और इसको लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़ा किया था। तो वहीं आपको बताते चले कि विपक्ष को लेकर कई सवाल भी इस दौरान खड़े किए गए और बीजेपी ने यह आरोप लगा दिया था कि गांधी परिवार को खुश करने की मानसिकता है। तो वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सफाई दी और कहा कि बोर्ड एक शोषक साथी है, संस्था है और प्रश्न पत्र तैयार करना बोर्ड का अपना अधिकार होता है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रहता। दूसरी तरफ पीएचडी मंत्री का कहना है कि इसमें गलत ही क्या है, अगर कांग्रेस से जुड़े सवाल पूछे गए तो क्या हो गया। कांग्रेस बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बोर्ड की परीक्षाओं में पार्टियों से जुड़े सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और एक ही पार्टी से जुड़े सवाल पूछने का क्या दुख है, ये समझ से परे है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि भरतपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि भरतपुर के से गांव से एक मामला सामने आ रहा है। यहां दबंगों के डर की वजह से प्रशासन ने एक पक्ष की लड़की की शादी करवा दी है। आपको बता दें कि शादी में दूल्हे की बिंदौरी भी निकली गई और इस दौरान पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। शादी में कलेक्टर, एसपी समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। आरोप है कि इस दौरान एक नाबालिग की भी शादी की गई। बता दें कि ग्रामीणों का ये कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दो पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष के लोग कलेक्टर के पास पहुंच गए थे
उन्होंने शिकायत की थी कि गांव में दूसरे पक्ष के लोगों के डर के कारण वो गांव से पलायन करने को मजबूर है। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का यह भी आरोप था कि चंदनर सिंह ने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी, जिसमें से एक लड़की नाबालिग थी, और ये सब प्रशासन के अधिकारियों के सामने ही हुआ है। लेकिन इस बात पर प्रशासन के अधिकारियों ने कोई एतराज नहीं जताया। और जयपुर के सिंधी कैंप थाने से एक मामला सामने आया। यहां पर अंबे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स नामक कुरियर कंपनी में काम करने वाले 5 कर्मचारियों के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। यहां आपको बता दें कि इन पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए के कुरियर पैकेट लेकर फरार होने का आरोप है, जिनमें से कीमती जेवरात होने की खबर सामने आई है। तो वहीं दर्ज हुए इस मामले की जांच कर रहे प्रभारी ने बताया है कि ये 5 ही कर्मचारी लंबे समय से अपनी कंपनी में काम करते थे। इन्हें हर पैकेज में आने वाले सामान की जानकारी होती थी। बता दें कि इनका काम दिल्ली मुंबई से आने वाले पैकेट्स को एयरपोर्ट से कलेक्ट करके ग्राहकों के घर तक पहुंचाने का होता था। लेकिन इस बार इनके द्वारा पैकेट तो कलेक्ट किए गए पर ग्राहकों तक पहुंचे नहीं। इन 5 ने बीच से ही पैकेट गायब कर दिए। एयरपोर्ट से पैकेट तो उठे पर अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे। कंपनी ने इनसे फोन पर बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन फोन बंद रहा। इस मामले में कंपनी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। और अब आपको बता दें कि पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। अब तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल सका है। और चित्तौड़गढ़ जिले की थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर किसानों पर चाकू से हमला करके उसे रुपए लूटने की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 आरोपियों को नामजद किया है। इनमें से एक आरोपी तौसीफ अली दर्जे का बदमाश है, जो कि उदयपुर जिले में 2000 रुपए का इनाम भी इस पर रखा गया था। तो वहीं 4 प्रकरणों में वंचित चल रहे इस आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण के अनुसार 6 अप्रैल को शंभूपुरा थाना के केसरपुर निवासी और उसके साथी मिलकर बाइक से शाम को निबोहड़ा कृषि उपज मंडी से एचपी पेट्रोल पंप पहुंचे थे। यहाँ आपको बता दें कि पीछे से ही एक बाइक आई और इस पर 3 लोग सवार थे। बाइक चालक ने उससे रास्ता पूछा। फिर इस दौरान बदमाशों ने बाइक लगाकर दोनों से मारपीट शुरू की। वहीं बाइक चालक ने रुपए निकालने की बात कहते हुए चाकू से किसान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे वो बुरी तरह घायल हो गया। और बता दें कि बदमाश ने पिस्टल से डराते हुए दोनों की जेब से 2,25,000 रुपए लूट लिए। तो वहीं पुलिस ने भी 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर उन्होंने बदमाशों की पहचान की और आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और न्यायिक हिरासत में जेल जाने से पहले हरियाणा की महिलाओं की चोर की गैंग बरामद की गई। और ऐसे में आपको बता दें कि इस गैंग को धर दबोचा गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चोरी की वारदातों को करना इन्होंने कबूल भी कर लिया है। पुलिस ने इस गैंग से चोरी के सोने के और चांदी के गहने खरीदने वाले सुनार और इनके साथी को पकड़ने के लिए पलवल में दबिश दी। और इस दौरान दोनों आरोपित पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं, लेकिन आरोपित को पकड़ में आने के बाद इन चोरियों का माल बरामद हो सकता है। एसएसपी अमित सांघी ने बताया है कि ये चोरी की जो वारदात है, ये जो गैंग करती है, और इसको पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और मुरार थाने की टीम को लगाया गया था। शहर में हुई चोरी की वारदातों से मिले फुटेज से साफ हो गया था कि ये गैंग महिलाओं की है और इनकी वेशभूषा और बोली स्थानीय नहीं होकर बाहर की है। और अलग अलग टीमें संदिग्ध महिलाओं की तलाश करने में जुट गई। रविवार को सूचना मिली कि पाताली हनुमान मंदिर के पास कुछ संदिग्ध महिलाएं देखी गई हैं। इस सूचना पर ही एएसपी राजेश दंडौतिया ने डीएसपी क्राइम रितनेश तोमर के निर्देशन पर मुरारी थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव की टीम को संदिग्ध महिलाओं को पकड़ने के लिए भेजा और आखिरकार इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।